वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखेंगे इस साल रिलीज हुई तेलुगु क्राइम थ्रिलर मूवी जिसका नाम है क्रांति। मूवी की शुरुआत में गांव के पुलिस स्टेशन को दिखाते हैं जहां पर एक आदमी कंप्लेंट देता है कि उसकी बेटी कल रात से गायब है। वो रोज 9 बजे काम से लौटती थी लेकिन कल नहीं आई। हमने हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पुलिस इंस्पेक्टर लड़की की डिटेल्स ले लेता है लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। वे उस आदमी को बाहर बेंच पर बैठा देते हैं। वहाँ एक और आदमी बैठा होता है जो कहता है कि मेरी बेटी भी कल से गायब है लेकिन ये पुलिस वाले कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। न जाने मेरी बेटी कहाँ किस हाल में होगी। तभी एक और आदमी आता है और कहता है कि मेरी बेटी को भी लापता हुए 2 साल हो चुके हैं लेकिन पुलिस ने आज तक पूछताछ भी नहीं की। और ये सब देखकर तो लगता है कि इस गांव में कई लड़कियां इस तरह गायब हो चुकी हैं। अगले सीन में मूवी के हीरो राम को दिखाते हैं जो जॉगिंग कर रहा होता है। उसका दोस्त वहां आता है और तुरंत उसे अपने घर पर बुलाता है। वो कहता है कि मेरे घर में एक फंक्शन है और पूरा घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा है। मैं अपनी बेटी के लिए एक नया गोल्ड चेन खरीद कर लाया था लेकिन तभी एक फोन कॉल आया और जल्दी जल्दी में मैं उस चेन को टेबल पर रखकर चला गया। जब मैं लौटा तो चेन गायब थी। मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि किस रिश्तेदार ने वो चेन चुराई और मैं एक चेन के लिए सभी का दिल नहीं दुखाना चाहता। तुम किसी तरह मेरी चेन वापस दिलवा दो यार। अब राम उसके घर जाकर सबको ऑब्जर्व करता है। सभी ऐसे काम कर रहे होते हैं जैसे ये उन्हीं के घर का कोई फंक्शन हो। अब ऐसे लोगों पर मैं शक कैसे करूं? ये सोचकर राम अपने दोस्त से कहता है मैं जैसा कहता हूँ अपनी पत्नी को जाकर तुम वैसा ही कहना। उसका दोस्त वही करता है। कुछ देर में उसकी पत्नी बाहर आकर रोती है कि मेरे पति मेरी बेटी के लिए एक चेन लेकर आए थे लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे अलमारी में रखा या टेबल पर। अब चेन मिल ही नहीं रही है। गुस्से में उन्होंने मुझे बहुत डांटा। अब दूसरी औरतें कहती है कि तुम बड़ी लापरवाह हो जो इतनी महंगी गोल्ड चेन को कहीं पर रखकर भूल गई। तुम्हारा पति डांटेगा नहीं तो क्या प्यार करेगा तुमसे? इस पर उसकी पत्नी कहती है कि नहीं दीदी वो गोल्ड चेन नहीं थी, सस्ता रोल्ड गोल्ड था। तभी एक औरत भीड़ से अलग जाकर एक चेन निकालती है और चेक करती है कि ये सच में गोल्ड की है या नकली। बस फिर क्या था। तभी राम खिड़की से आवाज देता है कि वो असली गोल्ड है दीदी, आपका पता लगाने के लिए ही हमने झूठ बोला था। अब और कोई रास्ता न पाकर वो औरत सॉरी कहकर चेन लौटा देती है और चुपचाप घर से निकल जाती है। और इस तरह चोर का पता भी चल गया और फंक्शन भी ठीक से हुआ। राम का दोस्त उसकी काबिलियत की प्रशंसा करता है और बड़ा शुक्र अदा करके उसको विदा करता है। फिर राम अपनी गर्लफ्रेंड संध्या से मिलता है। संध्या कहती है कि कल तुम मेरे पापा से शादी की बात करने के लिए आ जाना। राम फिलहाल शादी नहीं करना चाहता पर संध्या उसे मना लेती है और कहती है कि कल सुबह 11 बजे तुम जीसस स्टैचू के पास आ जाना और दोनों साथ ही मेरे पापा से बात करने लग जाएंगे। अगले सीन में समुद्र के पास एक ब्रिज को दिखाते हैं। वहाँ व्हाइट कलर की एक कार आकर रुकती है जिसमें से एक आदमी उतरकर कार की डिक्की से एक बोरी निकालकर पानी में फेंकता है। बोरी के ऊपर बहुत सारा खून लगा होता है। अगले दिन राम ठीक 11 बजे जीसस स्टैचू पहुंच जाता है पर वहाँ बहुत भीड़ होती है। वो भीड़ के बीच से जाकर देखता है तो एक बोरी में संध्या की लाश होती है। राम बिल्कुल चौंक जाता है। कल उस आदमी ने संध्या की लाश को ही बोरी में रखकर पानी में डाला था और वो लहरों में बहकर यहाँ पर आ गई थी। कुछ देर में पुलिस भी आ जाती है और लाश को एम्बुलेंस में ले जाकर शव विश्लेषण करती है। राम तो एकदम टूट ही जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि संध्या को किडनैप करके उसका खून किया गया था। किडनैपर कौन है और उसने संध्या का खून क्यों किया, पुलिस को अब इसका पता लगाना होगा। इस घटना के बाद राम बिल्कुल गहरे सदमे में चला जाता है। वो किसी से न बात करता है न कुछ और अक्सर रोने लगता है। वो उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ वो और संध्या मिलते थे। अब उसे इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए उसकी माँ उसको एक थेरेपिस्ट के पास लेके जाती है। फिर डॉक्टर राम की माँ को एक रियल इंसिडेंट के बारे में बताती है। वो कहती है कि एक लड़की अपने पड़ोस के लड़के से प्यार करती थी और अपने घर से रोज उसको देखती थी। एक दिन भी उसको ना देखे तो वो लड़की एकदम खाली खाली महसूस करती थी। उनके प्यार के बारे में जब उनके पेरेंट्स को पता चल गया तो उन्होंने दोनों घरों के बीच में एक बिल्डिंग बनवा दी जिसकी वजह से वो लड़की उस लड़के को देख नहीं पाती थी। इस तरह दिन गुजरते गए और एक दिन वो लड़की अपनी दृष्टि खो बैठी। जब वे उस लड़की को डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने बताया कि वो उस लड़के को रोज देखने की आदी हो चुकी थी लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि अब वो उस लड़के को कभी नहीं देख पाएगी तो उसके ब्रेन के कुछ फंक्शन ने काम करना बंद कर दिया और उसकी दृष्टि चली गई। सिर्फ प्यार में ही ऐसा नहीं होता। एक शराबी जो रोज शराब पिए बिना नहीं रह सकता, अगर उसे एक दिन शराब ना मिले तो उसका दिमाग फिर जाता है। उसी तरह आपके बेटे को भी उस लड़की की आदत पड़ चुकी है लेकिन ये अभी स्टार्टिंग फेज में है। आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे वो उस लड़की को भूल जाए, फिर आपका बेटा ठीक हो जाएगा। अगले सीन में राम के घर उसकी एक रिश्तेदार आती है जिसका नाम विनीता है। वो राम से बात करने की कोशिश करती है लेकिन राम उसे इग्नोर करके चला जाता है। दरअसल वो संध्या को भुला नहीं पाता और उसको हर जगह संध्या ही दिखाई देती है। तभी राम की पड़ोसन रम्या उसके घर पर आती है। उसका भाई एक एक्सीडेंट में मारा गया था। वो राम को अपना भाई मानती है और उसको राखी भी बांधती है।
लेकिन राम उससे भी इमोशनली अटैच नहीं होना चाहता और चुपचाप कमरे में चला जाता है। अब राम की माँ रम्या को दिलासा देती है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, इसे अपना घर समझो और तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। कुछ दिन बाद राम का बर्थडे आता है, लेकिन उसी दिन रम्या लापता हो जाती है। रम्या के पिता पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं, लेकिन पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। फिर रम्या के पिता उनको पैसे देते हैं और तब इंस्पेक्टर कहता है कि अगर आप पहले पैसे दे देते तो हम कब की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके होते, अब तुम्हारी बेटी मिल जाएगी पक्का। अब रम्या को दिखाते हैं जिसे किडनैपर्स गैंग ने एक जगह बांध कर रखा है। रम्या उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन एक किडनैपर कहता है कि 4 दिन बाद मैं खुद तुम्हें स्वर्ग पहुंचा दूंगा। संध्या भी इसी गैंग के पास आई थी और बचने की कोशिश करते वक्त वो नीचे गिर गई। उसके सर पर गहरी चोट आई थी, लेकिन इस गैंग ने उसकी बची हुई जान भी निकाल ली और उसको बोरी में डालकर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन ये गैंग लड़कियों को किडनैप क्यों करता है और फिर उन्हें क्यों मार डालता है, ये अभी तक मिस्ट्री है। यहाँ राम की माँ उससे विनती करती है कि जो संध्या के साथ हुआ वो रम्या के साथ ना हो जाए, इसलिए तुम उसको किसी तरह बचा लो। लेकिन राम पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ता। वो चुपचाप जाकर उस ब्रिज के ऊपर खड़ा हो जाता है। तब उसे लगता है कि संध्या उसी के सामने है और कह रही है कि मेरी याद में रोती रहने से क्या फायदा, तुम जाकर रम्या को बचाओ। तब जाकर राम रियलाइज करता है कि उसे रियलिटी को स्वीकार कर लेना चाहिए। वो तुरंत घर जाकर माँ से पूछता है कि रम्या को बचाकर यहाँ लाऊं या उसके घर छोड़ दूं। कई दिन बाद राम की आवाज को सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और कहती है कि यहीं लेके आओ। पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं तो इंस्पेक्टर को एक पॉलिटिशियन का कॉल आता है जो बताता है कि मेरी दोस्त की लड़की मिसिंग है, जल्दी उसका पता लगाओ। इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल्स पर प्रेशर डालकर हर जगह पूछताछ करवाता है, पर उसका कोई क्लू नहीं मिलता। अब राम एक कांस्टेबल से मिलता है जो राम का रिश्तेदार है। राम की रिक्वेस्ट करने पर वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल्स राम के साथ शेयर करता है। उससे पता चलता है कि जब रम्या लापता हुई थी उस रात 11:30 बजे रम्या लाइट हाउस के पास एक लड़की के साथ स्कूटर पर आई थी। उसने बुर्का पहना हुआ था। क्योंकि वो स्कूटर रम्या का था, इसलिए पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा होता है कि लड़की रम्या ही थी। लाइट हाउस के कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था और उसी से पुलिस ने ये सब कुछ पता लगाया था। राम जानता है कि रम्या का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो इतनी रात को इस जगह पर और वो भी बुर्का पहनकर एक लड़की के साथ आने की उसे क्या जरूरत पड़ गई। कांस्टेबल कहता है कि एक्चुअली इस जगह पर रम्या का दुपट्टा भी हमें मिला था। उससे भी ये कंफर्म होता है कि वो रम्या थी। लाइट हाउस के उस तरफ कुछ गांव है, लेकिन वहां मैं अकेले पूछताछ करने नहीं जा सकता, हमें स्पेशल फोर्स चाहिए। राम कहता है कि स्पेशल फोर्स की क्या जरूरत है, मेरे पास अपने फ्रेंड्स की फोर्स है ना। ये कहकर राम अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर पास के गाँव में पूछताछ करता है, लेकिन उसे रम्या के बारे में एक छोटा सा क्लू भी नहीं मिलता। अब राम का एक दोस्त थोड़ा लेट आता है। पूछने पर वो कहता है कि सॉरी यार, ट्रैफिक में फंस गया था। तभी राम को कुछ सूझता है और वो बिना कुछ कहे बाइक लेकर लाइट हाउस के पास जाकर खड़ी कर देता है। फिर वो विनीता को कॉल करके पूछता है कि रम्या ने आखिरी बार तुमसे कब बात की थी। वो बताती है कि रम्या ने तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें सरप्राइज करने के लिए गिफ्ट खरीदा था। हम दोनों ने रात को ठीक 12 बजे तुम्हें सरप्राइज करने का डिसाइड किया था। इस बारे में हम दोनों ने फोन पर डिस्कस किया था और तभी आखिरी बार मैंने उससे बात की थी। अब राम कहता है कि अगर तुम्हारे फोन पर ऑटो कॉल रिकॉर्ड हुआ है तो उसकी रिकॉर्डिंग मुझे भेज दो। यह कहकर राम उस गिफ्ट शॉप में जाता है और वे बताते हैं कि रम्या 9 या 9:30 बजे गिफ्ट लेने आई थी। रम्या जिस रूट से गई थी, राम भी अपनी बाइक पर उसी रूट में जा रहा होता है। साथ ही वो रम्या और विनीता की फोन कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग भी सुन रहा होता है। अगर रम्या और विनीता 12 बजे मुझे सरप्राइज करना चाहती थी, तो इस बीच रम्या किसी लड़के के साथ कैसे भाग सकती है। राम को लगता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ तो गलत जरूर है। तभी वो एक चौराहे पर जाकर रुकता है। उसके फ्रेंड्स भी वहां पर आ जाते हैं। राम उन्हें बताता है कि इस जगह से लाइट हाउस जाने के लिए सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। रम्या 9 से 9:30 बजे गिफ्ट खरीद कर लाई थी। पुलिस के अनुसार वो 11:30 बजे लाइट हाउस के कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। तो बीच के उन 2 घंटों में क्या हुआ था, हमें उसी का पता लगाना है। ये सब एक्सप्लेन करके वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है। तभी वो नोटिस करता है कि कॉल काटने से पहले रम्या के बैकग्राउंड में कोई आवाज सुनाई देती है। अब इस ऑडियो को अपने सिस्टम में अपलोड करके उसको 3 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। पहली लेयर में रम्या की आवाज होती है और दूसरी और तीसरी लेयर में बैकग्राउंड साउंड होता है जिसमें कुछ आदमियों की आवाज आती है और उसमें कार के घूमने की आवाज भी होती है। अब राम गैस करता है कि ये किडनैपर्स की आवाज है और रम्या को कार में किडनैप किया गया था। अगर रम्या को किडनैप किया गया था तो फिर 11:30 बजे रम्या की स्कूटर लेकर लाइट हाउस के पास कौन गया था, और क्या स्कूटर पर उस लड़के के पीछे सच में रम्या ही बैठी थी। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए वो फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। लड़की को जूम इन करके उसकी डिटेल्स कलेक्ट करने के बाद वे 3 लड़कों का पता लगाते हैं। अब वे बताते हैं कि हमें एक आदमी ने 3000 रुपए और ये स्कूटर देकर कहा था कि 11:30 बजे लाइट हाउस के पास तुम दोनों स्कूटर लेकर जाना। तुम्हें से एक को बुर्का पहनकर राइड करना होगा
और फिर हमने बिल्कुल वैसा ही किया और हमें पैसे दिए गए थे इसलिए हमने किया। उन लोगों का चेहरा कवर था इसलिए हम उनको पहचान नहीं पाए। अब राम समझ जाता है कि किडनैप गैंग ने पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए ही जानबूझकर ऐसी सेटिंग की थी ताकि सभी को यही लगे कि रम्या किसी लड़के के साथ भागी है, और अगर ऐसा होता तो इस तरह ये केस क्लोज हो जाता और वो गैंग बच जाती। लेकिन राम ने तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा लिया है कि रम्या और संध्या की किडनैपिंग एक ही पैटर्न में हुई थी। अब राम संध्या के घर जाता है और उसके पिता से कहता है कि संध्या एक इंटेलिजेंट लड़की थी, उसने मेरे लिए जरूर कोई एविडेंस छोड़ा होगा, क्या उसकी कोई चीज आप मुझे दे सकते हैं। संध्या के पिता उसका एक हैंडबैग देते हैं और कहते हैं कि पुलिस ने हमें सिर्फ यही दिया था। अब राम उसको चेक करता है लेकिन उसमें कुछ खास नहीं होता, सिर्फ संध्या का मोबाइल होता है, उसमें चार्ज नहीं होता। और फिर राम उसको चार्ज करता है, तभी उसमें एक अलार्म बजता है और एक मोबाइल नंबर डिस्प्ले होता है। दरअसल जब किडनैपर्स ने संध्या को किडनैप किया था तो उसने मदद के लिए इसी नंबर को कॉल किया था, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुआ था। दो किडनैपर्स बाहर खड़े थे और किसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वे किसी को एक फोन नंबर बता रहे थे और तब संध्या ने अपने मोबाइल अलार्म में उस नंबर को सेट कर दिया था ताकि अगर बाद में ये मोबाइल किसी को मिले भी तो वो इस नंबर को कांटेक्ट करके उसे बचा सके। राम कहता है कि मुझे पता था कि मेरी संध्या समझदार थी और उसने मेरे लिए कोई क्लू जरूर छोड़ा होगा। फिर उस फोन नंबर को ट्रैक करके वे उसके ओनर का एड्रेस निकाल लेते हैं, लेकिन वहां जाकर पता लगता है कि उस नंबर का ओनर 2 साल पहले मर गया था और इस तरह इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन डेड एंड पर रुक जाती है। अब राम कहता है कि वो चाहे कितना ही शातिर क्रिमिनल क्यों ना हो, कभी ना कभी तो वो जरूर डगमगाएगा। उसके दिमाग का बैलेंस डिस्टर्ब करने के लिए हमें कुछ खतरनाक करना पड़ेगा। अगर लोग उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें करने लगेंगे तो उसका दिमाग फिर सकता है। इसी आइडिया के साथ राम उस एरिया की औरतों से बात करता है, लेकिन औरतें डरती हैं कि अगर वे इस केस में इन्वॉल्व हुई तो उनके परिवार वाले और समाज के लोग उन्हें गलत नजर से देखेंगे। फिर राम उन्हें एक कहानी सुनाता है कि एक महावत के पास हाथी का बच्चा था जिसके पैर को चेन से बांध कर रखा गया था। बच्चा उस चेन को तोड़ने की कोशिश करता रहता था, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वे चेन तोड़ सके। कुछ दिन बाद उसने कोशिश करना ही बंद कर दिया। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो चेन को तो तोड़ सकता था, लेकिन बचपन से उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि वो इस चेन को तोड़ नहीं सकता, इसलिए उसने दोबारा कोशिश भी नहीं की। आपकी और मेरी स्थिति भी उसी हाथी की तरह है और ये समाज उस चेन की तरह। औरतें उसकी बात समझ जाती है और कहती हैं कि हम उस लड़की को बचाने के लिए आपका काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हमें क्या करना होगा। अगले सीन में रम्या किडनैपर का चेहरा देखने के लिए उसके मुंह में पानी फेंक देती है। अब किडनैपर अपना मास्क उतार देता है और तब पता चलता है कि ये वही पुलिस इंस्पेक्टर है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, वही लड़कियों को किडनैप कर रहा था। यहाँ गांव के मर्द राम से पूछते हैं कि तुमने हमारी औरतों से क्या कहा, अब तो वो ताला लगाकर घर के अंदर ही बैठी रहती हैं। इस पर राम कहता है कि अब आप लोग पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट कीजिए कि हमारे घर की औरतें लापता हो गई हैं। गांव के 50 आदमी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नियों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। फिर ये संख्या बढ़कर 100 से ज्यादा हो जाती है। इसके बाद प्रेस, मीडिया, सबका ध्यान इसी गांव की तरफ मुड़ता है। हर जगह यही बातें होती है कि काकिंडा में क्या हो रहा है, औरतें घर के अंदर ताला लगाकर क्यों बैठी हैं और उनके पति उनकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों दे रहे हैं। अब उस पुलिस स्टेशन पर प्रेशर पड़ता है कि गर्ल्स मिसिंग केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। राम प्रेस और मीडिया से पूछता है कि क्या यहाँ औरतें सेफ हैं। रिपोर्टर्स उसे जवाब देने के बजाय पूछते हैं कि आपको क्या लगता है। तब राम पूछता है कि उसका जवाब आपके ही पास है। आप सब मीडिया से हैं, लेकिन आपके बीच एक भी लेडी जर्नलिस्ट क्यों नहीं है। वे बताते हैं कि ये न्यूज कवरेज रात को हो रही है, इसीलिए वीमेन जर्नलिस्ट यहाँ पर नहीं आई है। तो आप खुद जानते हैं कि सिर्फ दिन के वक्त ही वीमेन जर्नलिस्ट आती हैं। इसका क्या कारण है? कारण है सेफ्टी। औरतों की सेफ्टी हमेशा एक सवाल बनकर रह गई। खैर अब इस केस की बात कर लेते हैं। चलो, रम्या नाम की लड़की की किडनैपिंग के बाद बहुत वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ रम्या ही नहीं, उससे पहले कई लड़कियां मिसिंग हो चुकी हैं। ये कहकर वो मीडिया को कुछ फोटोज दिखाता है जो टीवी में भी टेलीकास्ट होती हैं। राम अपना नंबर बताकर कहता है कि अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना। जब तक ये नहीं पता चल जाता कि रम्या और बाकी लड़कियों के साथ क्या हुआ, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। इसके बाद राम को एक औरत कॉल करके बताती है कि वो एक पॉलिटिशियन के घर में काम करती है और उसने इस लड़की को वहां देखा था। राम वहां जाकर सर्च करता है और उसे रम्या का पता चल जाता है। फिर वो उसको रेस्क्यू करके लेके आता है। अब रम्या मीडिया को बताती है कि उस पॉलिटिशियन और पुलिस इंस्पेक्टर ने मिलकर मुझे किडनैप किया था और बाकी लड़कियों को भी इन्हीं लोगों ने किडनैप किया था। अब राम वहां से जाने लगता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि राम पुलिस इंस्पेक्टर और पॉलिटिशियन को पकड़कर खूब मारता है। तब जाकर इंस्पेक्टर सच बताता है कि मुझे प्रमोशन चाहिए था और इस पॉलिटिशियन को लड़कियां चाहिए थी, इसलिए मैं लड़कियों को किडनैप करके उसके हवाले कर देता था और उसने मुझे प्रमोशन दिलाया। इतना बड़ा क्राइम करने के बाद वे सबूत मिटाने के लिए लड़कियों का खून कर देते थे और उन्हें बोरियों में बांधकर डिस्पोज कर देते थे।
ये सब जानकर राम इन दोनों के साथ वही करता है जो इन्होंने लड़कियों के साथ किया था। वो इन दोनों को मार डालता है और 2 बोरियों में उनको बांधकर उसी ब्रिज के ऊपर लेके जाता है। फिर दोनों बोरियों को पानी में डाल देता है और इसी के साथ जो जैसा करेगा वैसा होगा मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वाकई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।